ने मनुस्मृति को लेकर शोध की है, तो उसमें क्या क्या तथ्य सामने आए हैं? मनुस्मृति के विषय में बहुत लंबे समय से अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, और विशेष रूप से वो भ्रांतियां तब बढ़ गई जब मनुस्मृति को एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया। और राजनीति के चक्रव्यूह में फंस करके चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई पार्टी है, चाहे वो पुस्तक है, तो उसके ऊपर बहुत सारे निराधार आरोप लगने लग जाते हैं। ठीक वही स्थिति मनुस्मृति की है। मनुस्मृति का लोग स्वाध्याय कम करते हैं और अफवाहों की तरह उसकी भ्रांतियां उसके ऊपर ज़्यादा फैलाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि मनुस्मृति का विरोध करने से उनको राजनीतिक लाभ हो रहा है। तो अपने राजनीतिक लाभ को बनाए रखने के लिए कुछ लोग जो हैं वो विरोध करते हैं। कुछ दूसरे लोग वो हैं जिनको हम विधर्मी कह सकते हैं। तो उनका तो लक्ष्य ही है कि हिंदू धर्म का या आर्य धर्म जिसको हम कह सकते हैं, उनका जो आचरण का, आहार विहार का आधारभूत एक संविधान है मनुस्मृति, किसी प्रकार उसके विषय में भ्रांति फैला करके और उससे उसको दूर किया जाए। मनुस्मृति के विषय में सबसे बड़ी भ्रांति ये फैलाई जाती है कि मनु ने जातिवाद जो है वो उसको जन्म दिया और जातिवाद का प्रचार प्रसार किया। ये बिल्कुल 100% मिथ्या भ्रांति है, क्योंकि मनु के समय में जातिवाद का उद्भव नहीं हुआ था। वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण आर्य थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भूवर्द शूद्राज अपनी पुस्तक में चारों वर्णों को आर्य माना है, और ये कहा है कि मनुस्मृति की जो वर्ण व्यवस्था है वो जातिवादी व्यवस्था नहीं है, अपितु वर्ण व्यवस्था की विरोधी और एक भ्रष्ट व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग मनुस्मृति की राजनीतिक आधार पर और डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के आलोचना करते हैं, उनको कम से कम डॉक्टर अंबेडकर की बात को तो स्वीकार करना ही चाहिए। मनुस्मृति में 4 वर्ण हैं, और चारों वर्ण जो हैं योग्यता और रुचि के अनुसार पहले अपनाए जाते थे। जन्म के आधार पर कोई वर्ण धारण नहीं किया जाता था। दूसरी जो भ्रांति फैलाई जाती है वो तथाकथित शूद्रों के विषय में। जो लोग आज अपने आप को पिछड़े और दलित वर्ग का कहते हैं, तो उनके मन में एक मिथ्या धारणा बैठा दी गई कि महर्षि मनु ने मनुस्मृति में तुम्हारे खिलाफ जो है बहुत अन्यायपूर्ण वचन कहे हैं, अन्यायपूर्ण विधान किए। ये सही बात है कि कुछ ऐसे विरोधी विधान मनुस्मृति में पाए जाते हैं, लेकिन हमें उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए, और ये चिंतन करेंगे तो हमारे सामने ये निष्कर्ष सामने आएगा कि जिस समय वर्ण व्यवस्था विकृत हो करके हमारे देश में, हमारे समाज में जातिवाद का प्रचलन हुआ, तो जातिवाद के समय में वो सारे के सारे विरोधी विधान मिलाए गए हैं। वर्ण व्यवस्था के समय में किसी प्रकार वर्णों में आपस में दुराव नहीं था, ऊंच नीच नहीं था, किसी प्रकार का विरोध का भाव नहीं था, छुआछूत का भाव नहीं था। तो ये चीज़ें जातिवाद में फैली हैं, और जातिवाद के समय में ये मिलावटें की गई हैं, बाद के समय की मिलावटें। एक बड़ी सामान्य सी बात है कि कोई भी विद्वान व्यक्ति, विद्वान क्या, एक मध्यम लेखक भी अपने एक भाषण में, अपनी एक पुस्तक में परस्पर विरोधी बात नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात नहीं करेगा, कि एक जगह कुछ कह दिया, दूसरी जगह उसके विरोध में बात कह दी।
मनुस्मृति में जो इस प्रकार की बातें मिलती हैं तो निश्चित रूप से एक ही सत्य है, और सत्य वो है जो मनुस्मृति की मूल भावना के अनुसार है, वो सत्य है। और तीसरी जो भ्रांति सबसे ज़्यादा है वो है स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों के अधिकारों के विषय में है, उनके सम्मान के विषय में है। तो मैं अपने निष्कर्षों के आधार पर ये कह सकता हूँ कि महर्षि मनु ने और उसके बाद मनु के अनुयायी महर्षि दयानंद ने जितना स्त्रियों के अधिकारों को जो है वो प्रसारित किया है, प्रचारित किया है और अधिकार प्रदान किए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा शास्त्रकार होगा जिसने मनु जितना सम्मान स्त्रियों को दिया हो, मनु जितने अधिकार उनको दिए हों। आज के वातावरण में जो ये मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार, स्त्रियों को आर्थिक अधिकार, स्त्रियों के सम्मान का अधिकार अधिक दिया गया है, मैं समझता हूँ कि मनुस्मृति ये यदि पढ़ेंगे तो वो लोग ये जान जाएंगे कि आज के तुलना में हजारों वर्ष पूर्व महर्षि मनु और उसके बाद महर्षि दयानंद स्त्रियों को वो अधिकार दे चुके थे, उसकी घोषणा कर चुके थे और उनके सम्मान की बातें जो हैं कर चुके थे। तो मनु का लिखा हुआ जो संविधान है, जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, वो एक समाज के अंदर सद्भाव और समता पैदा करने वाला संविधान है, जिसकी तुलना हम आज के संविधान से भी करें तो वो श्रेष्ठतर सिद्ध होता है। और वो विश्व का सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है, सबसे प्राचीन आचार शास्त्र है और सबसे प्राचीन संविधान है, उसको ये गौरव प्राप्त है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि उस गौरव की प्रतिष्ठा करने के लिए, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा गौतम नगर ने आज जो ये समारोह किया है वो निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे वर्तमान में रिश्तों की भी कदर नहीं है, कोई पत्नी पति को मार रही है, कोई कहीं सास ससुर को, तो ये क्या चीज़ें हैं, मतलब किस तरह से सुधार आ सकता है समाज में? इसका मूल कारण ये है कि हम वैदिक काल में सबसे पहला गुरुकुल में प्रवेश होने के बाद में आचार्य और आचार्या बालक और बालिकाओं को सबसे पहला जो उनका कर्तव्य था वो उनको संस्कार देते थे, उनको शिष्टाचार समझाते थे और उसके बाद में फिर वो शिक्षा देते थे जो अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर सके, जो अच्छे परिवार का निर्माण कर सके, जो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। आज की शिक्षा में हम अच्छे अक्षर ज्ञान तो करवाते हैं, विषयों का ज्ञान तो करवाते हैं, अच्छे इंजीनियर भी बनाते हैं, अच्छे जो है वकील भी बनाते हैं, अच्छे और डॉक्टर भी बनाते हैं, हम बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन अच्छे मानव का निर्माण हम नहीं करते, वो संस्कार नहीं देते। तो इस कारण से सभी क्षेत्रों में, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो समाज है, चाहे वो राष्ट्र है, वहाँ पर हमें जो है ये विकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं और परस्पर जो है दुराव, पति पत्नी तक में भी दुराव दिखाई पड़ता है। जो 3 दिन का मनु महोत्सव हो रहा है, क्या इसकी आगे मतलब इसका मुद्दा क्या है, क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये जो 3 दिवसीय मनु महोत्सव आर्य प्रतिनिधि सभा गौतम बुद्ध नगर के तत्वाधान में हो रहा है, ये महर्षि मनु को समर्पित है, जो हमारे आदि ऋषि थे, जिन्होंने मनुस्मृति जैसा मानव धर्मशास्त्र रचा, जहाँ समाज के जो कर्तव्य है मनुष्य मात्र के, चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सभी के कर्तव्य जो वेदों में हैं, उनसे वेदों से निकालकर उन्होंने मनुस्मृति 12 अध्यायों में रची और मनु की व्यवस्था से यह एक व्यवस्थित वैभवशाली राष्ट्र भारतवर्ष बना। और पूरी दुनिया में, चाहे कंबोडिया हो, फिलीपींस हो, थाईलैंड हो,
उन सभी देशों में, श्रीलंका, नेपाल में मनु का विधान चला। वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने मनु की व्यवस्थाओं को स्वीकार किया और आधुनिक जो हमारा कानून है, संविधान है, उसमें जो लोक कल्याणकारी समतावादी राष्ट्र की बात की गई है, व्यवस्था की, वे मनु के ही जो मानव के जो सिद्धांत हैं, मानवीय सिद्धांत हैं, सभी ईश्वर की संतान है, सभी के विधान हैं, सभी एक राष्ट्र के लिए मिलकर कार्य करें, तो मनु के दर्शन पर ही आधारित हैं। तो ये महर्षि मनु को समर्पित 3 दिन का कार्यक्रम है। मनु के बारे में आप बताएं। देखिए, महर्षि मनु हमारे आदि ऋषि थे, जिन्होंने मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति को रचा। आदि विधि शास्त्री भी उनको कहा जाता है, आदि समाज व्यवस्थापक, आदि लॉगिवर उन्हें कहा जाता है। पाश्चात्य जगत में दुनिया में जो नियम थे, जो कानून व्यवस्था थी, चाहे व्यापारियों के नियम हो, चाहे राजकाज के नियम हो, चाहे राजनीति का दर्शन हो, चाहे समाज व्यवस्था हो, मनु ने सभी विषयों पर संन्यास, वर्णाश्रम मर्यादा, चतुराश्रम व्यवस्था और आपका जो जितना भी जो राज व्यवस्था है, चाहे दंड व्यवस्था, मनु की जो दंड व्यवस्था थी वो इतनी उत्कृष्ट है, जिन जिन राष्ट्रों में आज भी वह लागू है, वहाँ अपराध की दर बहुत शून्य है। और सबसे बड़ी बात है, मनु ने ईश्वरीय जो व्यवस्था थी, ईश्वरीय जो ज्ञान था, उसका अधिकारी सभी वर्णों को बनाया। तो मनु ने एक गुण कर्म स्वभाव पर आधारित एक व्यवस्था इस दुनिया को दी, जिसे मनुवाद कहते हैं। आज मनुवाद का गलत अर्थों में कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं। मनु का जो मनुवाद है वह गुण कर्म योग्यता पर आधारित एक समाज है, जहाँ योग्यता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का अवसर मिले। तो मनु और मनुस्मृति उनका ग्रंथ है। तो उस मनु और मनुस्मृति के जो ग्रंथ है, जिसमें मध्यकाल में मिलावटें की गई हैं, मनमाने श्लोक अवसरवादी लोगों ने, शक्तियों ने उसमें जोड़ दिए और मनु के बाद की व्यवस्था को विकृत कर दिया। मनु पर आक्षेप लगा दिए कि मनु ने जातियां बनाई हैं, जबकि मनु के काल में कोई जाति नहीं थी, सबकी मनुष्य जाति थी, खुद मनु ने कहा है। और मनु ने तो यह भी कहा है, जो कुल गोत्र जाति के आधार पर भोजन ग्रहण करता है वह कुत्ते के समान है, जो निगले हुए को स्वयं ग्रहण करता है, श्वान वृत्ति है उसकी। तो मनु ने तो ऐसे व्यक्ति की निंदा की है, लेकिन आज मनु पर आक्षेप लगता है मनु ने जाति बनाई। मनु ने वर्ण व्यवस्था दी, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपने कार्यों का चयन करता था, चाहे पढ़ने पढ़ाने का कार्य हो वह ब्राह्मण, चाहे राष्ट्र रक्षा का, समाज की रक्षा का कार्य हो वह क्षत्रिय, और जो व्यापार करना चाहे वह वैश्य, और जो ना पढ़ पाए पढ़ाने से भी वो हमारा ही भाई, उसको मनु ने कहा कि वह अन्य समाज की सेवा करे, चाहे शिल्पकार के तौर पर, चाहे कुंभकार के तौर पर, चाहे रथकार के तौर पर, जितनी भी जो स्किल के काम हैं उनको मनु ने शूद्र कहा। और लेकिन वह शूद्र जो आज बताया जाता है हमारे SC ST OBC को, यह शूद्र नहीं थे। मनु के काल में SC ST OBC जैसा कोई शेड्यूल कास्ट जैसा कोई वर्गीकरण नहीं था। मनु का शूद्र बहुत आदर्श था। मनु का जो शूद्र था वह हमारी सारी व्यवस्था को संभालता था, वह स्पर्श था। और वृद्ध शूद्र को तो मनु ने पूजनीय माना है, जहाँ जिस यज्ञ में सबसे पहले वृद्ध शूद्र की पूजा होनी चाहिए। घर में यदि कोई सेवक है वृद्ध, तो उसको सबसे पहले भोजन देना चाहिए। और महिलाओं को भी मनु ने सम्मान दिया। मनु पर यह भी आक्षेप लगता है कि मनु ने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया, जबकि यत नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और नारी को उन्हें निर्माता कहा है। ब्रह्मा की पदवी मनु ने दी है। और जहाँ पुत्र को अधिकार दिया है पिता की संपत्ति में, वहीं पुत्री को भी उतना अधिकार मनु ने दिया है। और इस महत्व को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950-55 के दौरान जब हिंदू कोड बिल आ रहा था, तो महर्षि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मनु ने स्त्री को भी उत्तराधिकारी माना है। तो भारत में भी हिंदू कोड बिल में स्त्री को उत्तराधिकारी संपत्ति का मानना चाहिए। रूढ़िवादी संविधान सभा के जो लोग थे वे उसका विरोध कर रहे थे, तो वहाँ भी मनु का आदर्श काम आया। और आज महिलाओं को, आदि आबादी को न्याय मिला। आज राजनीति में उनको आरक्षण मिला है और तमाम पदों पर वे उच्च क्षेत्रों में देश की सेवा कर रही हैं। तो मनु ने ऐसा विधान मनुस्मृति में किया है अपने अध्याय में। तो यह थोड़ा सा मेरा मनु का